टॉयलेट चोर सास बहू। अरे रात भर तुम लोग क्या घोड़े बेचकर सो रहे थे? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? आखिर तुम सभी कर क्या रहे थे? मुझे लगता है चोरी इन्होंने ही करवाई है, वरना इतने सारे लोगों की होते हुए कोई हमारे घर का टॉयलेट कैसे चुरा कर ले जा सकता है? देखो मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने जल्दी से जल्दी ये पता नहीं लगाया कि आखिर वो कौन है जिसने हमारे टॉयलेट चुराया है, उसे जल्दी से ढूंढो, नहीं तो मैं तुम में से सभी को नौकरी से निकाल दूंगी। लेकिन मालकिन, आप ये कैसी बातें कर रही हो? भला इतने बड़े गांव में टॉयलेट चोर को हम कैसे ढूंढेंगे? अगर टॉयलेट चोर मेरे हाथ नहीं लगा तो तुम्हारे साथ मैं बहुत बुरा करूंगी, समझे तुम? कंचन अपने नौकरों और इंस्पेक्टर राकेश को धमकी देती है, जिसके बाद वह अपनी बहू रूपा के साथ घर के भीतर चली जाती है। उसके जाने के बाद इंस्पेक्टर राकेश सभी नौकरों से कहता है, मैं नहीं जानता आखिर वो टॉयलेट चोर टॉयलेट कहाँ चोरी करके ले गया है। अगर हमें अपनी नौकरी बचानी है तो उन्हें किसी भी कीमत पर ढूंढना ही होगा, क्योंकि इस बार गांव के लोगों के टॉयलेट नहीं, सीधा सरपंच के घर से टॉयलेट चोरी हुआ है। गांव में हर रोज किसी न किसी का टॉयलेट चोरी हो रहा था, जिसके चलते बेचारा राकेश बहुत परेशान हो गया था। अब तो इस टॉयलेट चोर को पकड़ना ही होगा, क्योंकि मामला सरपंच के घर तक पहुंच गया है। चारों तरफ लोग टॉयलेट चोर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन कहीं भी टॉयलेट चोर मिलता ही नहीं है। आखिर ये टॉयलेट चोर कौन है और इसे लोगों के टॉयलेट चुराकर क्या मिल रहा है? पैसा, उसे पैसा मिल रहा है, लेकिन कौन हो सकता है जो उस चोर से टॉयलेट खरीदता हो? राकेश गांव-गांव जाकर चोरी हुए टॉयलेट की पूछताछ उन लोगों से करता है जो बने बनाए टॉयलेट बेचा करते थे। इतने सारे लोगों से बात करने के बाद भी बेचारे को कोई तसल्ली नहीं होती। क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भला ये लोग टॉयलेट चोरी कैसे कर सकते हैं? देखते ही देखते राकेश एक ऐसी दुकान पर पहुंच जाता है जहां कई सारे रंगीन टॉयलेट होते हैं और उस दुकान पर कई लोगों की भीड़ लगी होती है। अरे वाह, क्या बात है! तुम्हारी दुकान में तो बहुत ही कलरफुल टॉयलेट रखे हैं। उस दुकान को एक सास और एक बहू चला रही होती हैं। वह दोनों राकेश से कहती हैं, अरे ये तो शहर का माल है। अरे ऐसा माल तुम्हें इस पूरे गांव में कहीं भी नहीं मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल, हम अपना सारा माल शहर से लाते हैं और ये टॉयलेट भी हमने शहर से ही खरीदे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं भी अपना घर बनवाने वाला हूँ। मैं जब अपने घर में टॉयलेट लगवाऊंगा तो तुम्हारी दुकान से खरीदूंगा। ऐसा कहकर राकेश वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद पूरे दिन टॉयलेट चोर को ढूंढने के बाद भी उसे कोई टॉयलेट चोर दिखाई नहीं पड़ता। समय ज्यादा हो गया है, अब आगे की इंक्वायरी मैं कल करूंगा। राकेश रोजाना सुबह से शाम तक टॉयलेट चोर को ढूंढता है, लेकिन टॉयलेट चोर उसे कहीं नहीं मिलता। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगता है और राकेश कुछ नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ गांव में हर रोज एक न एक टॉयलेट चोरी होता ही रहता है, जिसके चलते गांव के सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। हे भगवान, आज फिर से एक टॉयलेट चोरी हो गया। आखिर वो कौन है जो टॉयलेट चोरी कर रहा है? हे भगवान, मैं तो अपने बाथरूम में 3 बार टॉयलेट लगवा चुकी हूँ और चोर हर बार टॉयलेट को चुरा कर ले जाता है। चलो गांव वालों, हमें इंस्पेक्टर को ये खबर तो देनी चाहिए। गांव के सभी लोग जाकर इंस्पेक्टर की टॉयलेट चोरी होने की खबर देते हैं, जिसे सुनने के बाद राकेश को बहुत गुस्सा आता है। अब बहुत हुआ, आज की रात में गाँव पे पहरा दूंगा, फिर देखता हूँ कि ये टॉयलेट चोर कैसे चोरी करेगा। राकेश रात के समय गांव में पहरा देने के लिए पहुंच जाता है, जिसके बाद आधी रात के समय उसे एक अजीब सी आहट महसूस होती है। लगता है टॉयलेट चोर चोरी करने आ गया है, यही सही वक्त है उसे रंगे हाथ पकड़ने का। राकेश उस आहट का पीछा करने लगता है। देखते ही देखते वह एक घर के पास पहुंच जाता है। उस घर को देखते ही राकेश हैरान रह जाता है। अरे ये क्या, ये तो मेरा ही घर है। इसका मतलब वो टॉयलेट चोर मेरे घर घुस आया है। नहीं छोड़ूंगा, आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। राकेश अपने घर के बाहर चोर के निकलने का इंतजार करने लगता है, लेकिन चोर टॉयलेट चुराकर पीछे के दरवाजे से भागने लगता है। अरे ये क्या, चोर तो पीछे के दरवाजे से निकल गया। अरे कोई पकड़ो चोर! अरे चोर चोर चोर! राकेश की चोर पर नजर पड़ती है तो वह एक नहीं 2 चोर होते हैं, वो भी साड़ी में। उन्होंने अपने चेहरे को कपड़े से ढका हुआ होता है और वह दोनों देखते ही देखते टॉयलेट चोरी करके भाग जाती हैं। इन चोरों ने तो मेरा घर भी नहीं छोड़ा। चलो, इस बात का तो पता चला कि ये 2 औरतें हैं जो गांव के टॉयलेट्स को चोरी कर रही हैं, लेकिन ये दोनों ऐसा क्यों कर रही हैं? मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। राकेश को चोर के बारे में तो पता चल ही जाता है, जिसके बाद उसे उन दोनों औरतों पर शक होता है जिसकी दुकान में रंग बिरंगे टॉयलेट रखे होते हैं। पूरे गांव में बस यही 2 औरतें हैं जो रंगीन टॉयलेट बेचने का काम करती हैं। ऐसा सोचकर अगले दिन सुबह राकेश आरती और पार्वती की दुकान पर पहुंच जाता है, जिसके बाद वह बड़े ध्यान से वहां रखी हुई टॉयलेट को देखता है और अपने मन में सोचने लगता है, जरा देखो तो, कुछ ही दिनों में इनकी दुकान के अंदर नई रंगीन टॉयलेट आ गई।
तभी राकेश की नजर एक टॉयलेट पर पड़ती है, जिसे देखते ही वह समझ जाता है कि वो टॉयलेट उसकी है। बताइए साहब, कौन सी टॉयलेट चाहिए आपको? जो आपको पसंद हो वो आप हमें बता दीजिए, हम उसे पैक करवा कर आपके घर भेज देंगे। राकेश की नजर उसी की टॉयलेट पर होती है। यह देखकर वह दोनों सास बहू आपस में बात करने लगती हैं। कहीं इंस्पेक्टर को हम पर शक तो नहीं हो गया? मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है। दरअसल मुझे कोई पसंद नहीं आई, मैं फिर कभी आऊंगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही दोनों सास बहू बहुत खुश होती हैं। अरे वाह, इंस्पेक्टर भी हमें पहचान नहीं पाया, अब तो हम और टॉयलेट की चोरी करेंगे। रात होते ही वह दोनों सास बहू चोरी करने के लिए निकल जाती हैं। जैसे ही वह दोनों हरिया के घर से टॉयलेट चोरी करती हैं, इंस्पेक्टर राकेश उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे धोखा देकर मेरे ही घर की टॉयलेट चोरी कर लोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? हमें माफ कर दीजिए, पैसों के लालच में हम दोनों अंधे हो गए थे, इसलिए चोरी करने लगे। अब तो तुम दोनों टॉयलेट चोर सास बहू का फैसला कोर्ट में होगा। राकेश उन दोनों सास बहू को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाता है और जिनके टॉयलेट चोरी हुए थे उन्हें उनके टॉयलेट वापस भी कर देता है। उस दिन के बाद से उस गांव का एक भी टॉयलेट चोरी नहीं होता। काली बहू का शौचालय जाना मना है। ये कहानी है बांसडी गांव की, जहां पर आज भी केवल एक ही शौचालय मौजूद था। गांव का सारा समुदाय उसी शौचालय का इस्तेमाल करता था। उसी गांव में मध्यम वर्गीय वसुधा अपने पति रामुआ और बेटे युगल के साथ रहा करती थी। एक दिन वसुधा अपने बेटे युगल से कहती है, युगल देख बिटवा, अब तू सयाना हो गेल है, बकत हो चला है कि तोहके ब्याह के बंधन में बांध देवे के चाही। बलिहार गांव माँ तोहर बाबूजी के बचपन के दोस्त हैं, ऊ की बेटी से हम तोहार ब्याह तय कर दिए हैं। अगर तोहर नजर में कोई और है तो तू बेझिझक अपन अम्मा बाबूजी से बता दे। नहीं माँ, कुछ भी नहीं। आपने और बाबूजी ने मेरे लिए जिसे पसंद किया है मैं उससे शादी कर लूंगा। इसके बाद युगल की शादी कोहिना से कर दी जाती है। वैसे तो कोहिना बेहद सावली थी, मगर उसका मन श्वेत हिम के समान एकदम साफ था। सुहाग की सेज पर बैठी हुई कोहिना के मन में सैकड़ों सवाल उफन रहे थे। तभी युगल कमरे में दस्तक देता है। क्या बात है कोहिना, तुम्हारा मन किस सोच के सागर में डूबा हुआ है? कुछ नहीं युगल जी, बस यही सोच रही कि मुझसे शादी करके आपके जीवन में काले रंग का ग्रहण लग गया। कहाँ आपका कंचन रूप और कहाँ मैं काली कुरूपा। मैं तो आपके पाँव की धूल बराबर भी नहीं। कोहिना, फिर कभी इस बात को अपने जुबान पर मत लाना, क्योंकि इंसान की सुंदरता उसके तन से नहीं उसके मन से होती है। मैं इस बात से बखूबी अवगत हूँ कि शादी के बाद एक पत्नी अपने रूप को पति की निगाहों से देखती है। मेरे लिए मेरी बीवी बेहद खूबसूरत है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी एक ऐसे सुलझे हुए इंसान से हुई है जिसका मन मस्तिष्क स्वर्णिम सोच से भरा हुआ है। अगली सुबह, बहू कल हम बतलावत बिसार दिए रहे, बांसडी गांव में केवल एक तो शौचालय है, सारा समुदाय उसी शौचालय में जात है। अही से चल पहले दोनों सास बहू हल्का हो जाओ, नहीं तो गांव की लुगाइयों की लंबी कतार लग जाई और फिर हम दोनों सास बहुरिया की बारी देर से आई। दोनों सास बहू शौचालय पहुंचती हैं, जहां कुर्सी लगाए बैठा बनवारी कहता है, अरे यहीं ठहरो, काली बहू का शौचालय के लिए जाना मना है। कारे बनवारी, काला तो कलुआ भी है, ऊका तू कभी ना ही रोकी। कुशल खाना में घुसे से फिर कौने के हुक्म से तू हमारी बहुरिया के शौचालय नहीं जाए देते है? मेरे हुक्म पर तेरी काली बहू इस शौचालय का सदुपयोग नहीं कर सकती। इससे पहले कि तेरी काली बहू इस शौचालय के लिए श्राप बनकर शौचालय की नींव को ढा दे, मैंने इसके शौचालय जाने पर रोक लगा दी है। ये केवल दकियानूसी दलीलें हैं। गांव के सरपंच होकर इतनी छोटी सोच, छी। अरे ओ काली कमली, अपनी काली जुबान को लगाम दे, वरना तुझे तेरे इस गज भर की जुबान के साथ मिट्टी में गाड़ कर रख दूंगा। बात को बिगड़ते देखकर वसुधा अपनी काली बहू कोहिना को लिए घर लौट आती है, जहां रमुआ कहता है, अरे वसुधा, क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर ये चिंता कैसी है? रामुआ के पूछने पर वसुधा उसे पूरी बात बताती है, जिसे सुनकर रामुआ कहता है, तुम दोनों सास बहू चिंता मत करो, मैं जाकर सरपंच जी से बात करता हूँ। ये कहकर रामुआ सीधे सरपंच की हवेली पर आता है। जय राम जी के सरपंच जी, वसुधा बता रही थी कि सवेरे आपने मेरी बहू को शौचालय पर जाने पर पाबंदी लगा दी। सही सुना है तूने। जब सालों पहले गांव में शौचालय की नींव धरी गई थी, तब से सारा गांव इस शौचालय के कारण स्वच्छ हो गया। क्योंकि तेरी बहू काली कुरूप है, इसलिए उसका शौचालय जाने की मनाही ही है। इस शौचालय का इस्तेमाल केवल गांव का सुंदर समुदाय ही करेगा। इसलिए अपनी काली बहू को भी जाकर समझा देना कि बिना खिटपीट किए शौचालय के लिए खेत खलियान का इस्तेमाल करे।
इसके बाद रमुआ घर लौट आता है, जहां घूंघट की आड़ में खड़ी बहू सुलझा सा जवाब सुनने की बाट जोह रही थी। जैसे ही रमुआ द्वार के भीतर दस्तक देता है, वसुधा कहती है, अजी का बोले सरपंच जी? वसुधा, सरपंच के हटीले स्वभाव से सभी रूबरू हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर हमारी काली बहू शौचालय नहीं जा सकती। ससुर जी, ये तो सरासर ज्यादती है। फिर उस शौचालय की नींव इस गांव में सरकार की सहायता से पड़ी है, न कि सरपंच के पैसे से। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अरे बहुरिया, तुहार बोलबाला हम गरीबन को गांव निकाला दे जाए। हम गरीब इस बढ़ते बुढ़ापे में दर दर नहीं भटके चाहत हैं। सारा दोष कमबख्त तोहरे ही काले चंदेरे चेहरे का है। अगर इतना ही शौचालय में हल्का होवे की होड़ है तो बोल अपने बाप को कि शौचालय बनवाने खातिर ज्यादा नहीं 50,000 रुपया भेज दे। बनवाई दिए तोहारला सुनहरा शौचालय। सासू माँ, बाबूजी के कंधों पर अभी भी 2 बेटियों को ब्याहने का बोझ है। खेती बाड़ी करके बड़ी मुश्किल से वह घर का दाना पानी चलाते हैं। उनके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? औकात एक फूटी कौड़ी की नहीं, मगर शौचालय चाहिए हमारी काली बहुरानी को। अरे एक तोहरे शौचालय में शौच करे के खातिर हम सरपंच जी से बैर नहीं मोल ले सकत हैं। या तो तू खेत खलिहान में शौच करे जा, या फिर अपने मायके लौट जा। एक ओर सरपंच के द्वारा शौचालय में ना जाने की मनाही और दूजी ओर सास के ताने बेचारी काली बहू के कलेजे को कचोट रहे थे। जिसके बाद काली बहू शौचालय के खातिर आवाज उठाने की बजाय चुप्पी साध कर सूर्यास्त से पहले अंधियारे में ही शौच के खातिर खेत खलिहान जाया करती। जहां एक और गांव का सारा समुदाय बंद शौचालय का उपयोग करता, वहीं बेचारी काली बहू खुले में शौच करने को मजबूर थी। एक बार की बात है, आखिरकार ऐसे कब तक चलेगा? जीवन का संगम 2 दिनों का तो नहीं है कि मैं खुले में शौच कर लूं। मेरे काले रूप में चलते ये बर्ताव मेरे साथ हो रहा है। मुझे शौचालय में नहीं जाने दिया जा रहा है। कल को अगर कोई और काली लड़की इस गांव में बहू बनकर आएगी तो उसके साथ भी शौचालय को लेकर यही सलूक दोहराया जाएगा। ऐसे तो किसी को तो आवाज उठानी ही होगी। सारी रात सोचने के बाद सवेरे जो होने वाला था वह पूरे गांव समाज से लेकर सरपंच तक के सोच से परे था। शौचालय के बाहर बैठा बनवारी कोहिना को साड़ी के बजाय छोटे कपड़े में देखकर फौरन सरपंच के पास आता है। साथ ही गांव की औरतें भी इस बात का उल्हाना लिए वसुधा के पास आती हैं। अरे सरपंच जी, गजब हो गया। वो वसुधा की काली बहू कोहिना अधनंगा पहरावा पहने हुए पूरा गाँव रौंद रही है। अरे ओ वसुधा, बाहर आ। अरे का हुई गवा, तुम सब भोर सवेरे डाकिया बने हमारे द्वार पर कैसन पधार पड़ी? अरे तुझे कोई होश आवास है कि नहीं? तेरी काली बहू क्या कारनामे कर रही है? आधे अधूरे कपड़े पहनकर गांव भर में घूम रही है। इसके बाद गांव का सारा समुदाय मैदान में जमा हो जाता है। पंचों की सभा में बैठा सरपंच कहता है, अरे ओ काली कमली, क्या तुझे पता नहीं गांव देहात में ये शहरी पहरावे का प्रचलन नहीं चलता? शर्म हया धोकर पी गई है। अरे ये सारे सीख तो बहू को सास देती है। देखो कैसे शहरी पहनावा पहनकर अपने काले चेहरे का प्रदर्शन कर रही है। इतना सुनकर काली बहू के सब्र का बांध टूट जाता है और वह बेधड़क बोलती है, कैसी 2 गली दलीलें हैं इस गांव की। बहू के चेहरे पर घूंघट न देखकर सभी बिलबिला उठे, मगर वही जब खुले में शौच के दौरान मेरे गुप्त अंग खेत खलिहान जाने वाले राहगीरों को दिख जाए उसमें कोई बुराई नहीं। तब क्या सभी जन के कंठ कंकाल कट गए थे? जब मेरे काले रूप के कारण मुझ बहू को शौचालय न जाने देकर खेत खलिहानों में जाने के लिए बाधित किया था, तब क्या पूरा गांव गूंगों के समान चुप्पी साधे था? काली बहू के बोल जितने कटु थे उसमें उतनी ही खराई और सच्चाई थी, जिसे सरपंच लेकर उसकी सास भी बेहद शर्मसार होकर कहती है, ए बहू, अपनी सास को माफ कर दे। जिस कठिन समय में मुझे तेरा साथ देना था, मैं तेरे खिलाफ हो गई। कोहिना, आज तुमने अपने कटु शब्द से मुझ मूढ़ सरपंच की सोच को नया आयाम दिया है। अब से इस शौचालय का सदुपयोग हर एक जन करेंगे। इस तरह काली बहू के ढांढस से शौचालय के इस्तेमाल पर लगी रंग भेद की नीति सदा के लिए समाप्त हो जाती है। साथ ही काली बहू के सुनहरे सोच के लिए सभी के बीच उसकी सराहना होती है। सास के घर आई 9 देवी बहुएं। अजी क्या हुआ? आप किसी गहरे सोब के सागर में डूबे दिखाई दे रहे हैं। अरे कुछ नहीं ममता, विपिन के बारे में सोच रहा था। उसके पालन पोषण में हमने कोई कमी कसर नहीं की, बावजूद इसके आज वो हमारे साथ नहीं है। अजी कलेजा तो मेरा भी बहुत कचोटता है। 7 समंदर पार जो बैठा है हमारा बेटा, उसने भले अपने बूढ़े माँ बाबूजी को भुला दिया हो, मगर माँ बाप बच्चे को कहाँ भूलते हैं। ये कहानी है अलकनंदा गांव में रहने वाले बूढ़े दंपति गजोधर और ममता की।
वो दोनों माँ दुर्गा में बड़ी आस्था रखते थे। निस दिन पूरी प्रतिष्ठा से माँ की पूजा अर्चना करते थे। उनका इकलौता बेटा बिपिन ब्याह के बाद विदेश जाकर बस चुका था। माँ बाप की बूढ़ी आंखें रोजाना बिपिन, उसकी बीवी और बच्चे के आने की बाट जोते थे। सुबह होने पर गजोधर खेत पर चल देता है और उसी सांझ, अजी नवरात्रि का दिन दस्तक देने वाला है, मैं बाजार जा रही हूँ फूल फलाहार लाने। ठीक है, सामान लेकर आ जाना। वैसे भी बहू बेटे तो आने से रहे, माता रानी की सेवा कर लेंगे हम। क्या पता जगत जननी माँ दुर्गा हमसे प्रसन्न होकर हमें हमारे बहू बेटे लौटा दे। आप सही कहते हैं। ऐसा कहकर ममता बाजार जाकर माता की चुनरी, श्रृंगार का सामान, फूल फलाहार लेकर घर की ओर अग्रसर होती है कि एक भागती हुई शैला उससे टकरा जाती है। तभी उसे उठाकर ममता कहती है, अरे बेटी, क्या हुआ? इतनी भौचक्की होकर कैसे भाग रही हो? क्या बताऊं माँ जी, मेरा जलाल पति मुझे मारने को आ रहे हैं। उनसे बचने के लिए मैं भाग रही थी। माँ जी मुझे छुपा लीजिए, वरना वो मुझे मारेंगे। तू चिंता मत कर, मेरे साथ मेरे पास ही रहना। शुक्रिया माँ जी। ममता उस बेचारी बहू को अपने घर ले आकर कहती है, बेटी तुम यहाँ आराम से रहना, कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना। जी माँ जी। अरे ममता, ये बहू कौन है? अजी ये दुखियारण बिचारी मदद की गुहार लगा रही थी, इसलिए इसे घर ले आई। अब ये हमारे साथ रहेगी। अच्छी बात है, हम बूढ़े बेचारों का मन भी बहल जाएगा। शैला गजोधर के पैर छूकर कहती है, प्रणाम बाऊजी, आपने मुझे अपने घर में बसेरा दिया है, इसके लिए माँ दुर्गा का धन्यवाद करती हूँ। मैं खाना बनाती हूँ। ठीक है बेटा, रसोई ये रही। शैला उन दंपतियों के लिए खाना बनाकर उन्हें परोसती है। खाने का पहला कौर खाते ही वो उसके बखान करते हैं। अरे वाह बहू, तुम्हारे हाथों में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का बसेरा है। हाँ बहू, सच। और लीजिए ना बाऊजी। बस बहू, अब तुम भी हमारे साथ खा लो। जी बाऊजी। देर रात तक शैला बूढ़े दंपति की सेवा बाड़ी करती है। अगले दिन तीनों माँ दुर्गा की आरती करते हैं। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। हे जगत जननी माँ दुर्गे, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। माँ जी, बाऊजी, धीरज धरिए। इस नवरात्रि माँ दुर्गा आपके तमाम कष्टों का निवारण करेंगी। बहू, मैं जरा माँ दुर्गा के दर्शन करने मंदिर जा रही हूँ। जी माँ जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं बाऊजी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। ये कहकर ममता मंदिर के लिए निकल जाती है। माता के दर्शन के बाद जब वो सीढ़ी उतर रही थी तो रोती बिलखती हुई चंद्रा उससे मिलती है। उसकी माली हालत देखकर ममता उससे पूछती है, अरे बेटी, तुम रो क्यों रही हो? माँ जी, मेरे पास रहने के लिए ना घर बार है, ना खाने के लिए अन्न है। मेरी सास ने मुझे घर से बेघर कर दिया। पर क्यों बेटी? क्या तुमसे कोई गलती हुई थी? और तुम्हारे हाथ कैसे जल गए? बिना किसी गलती के निस दिन मुझे सास का सताव सहना पड़ता है। बावजूद इसके उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। कभी मेरा खाना बंद कर देती हैं, तो कभी मुझे गौशाला में सोने को कहती हैं, और आज तो मेरे हाथ जला दिए। तुम्हारी सास बड़ी क्रूर है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मुझे अपनी माँ ही समझो। शुक्रिया माँ जी, आप बहुत ही नेक दिल औरत हैं। ममता उसे अपने घर ले आकर हल्दी का लीप बनाकर चंद्रा बहू के हाथों पर लगा देती है। ये देखकर चंद्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर ममता कहती है, क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो तुम? काश मेरी भी सास आपकी तरह होती। आप बहुत प्यारी है माँ जी। बेटा, सभी का स्वभाव एक जैसा कहाँ होता है, पर तू मुझे अपनी सास ही समझ ले। अजी देखिए, हमारी एक और बहू हमारे साथ रहने आई है।
ये तो अच्छी बात है, एक से भले दो। शैला और चंद्रा अपनी सास के पैर दबाने लगती हैं। अरे बेटी, क्या कर रही हो? 9 देवी के दिन में कन्याओं से पैर नहीं छुआना चाहिए। माँ जी, हम आपकी बेटी समान बहुएं हैं, तो आप हमसे पैर दबवा सकती हैं। इसी तरह ममता के घर नवरात्रि के दिनों किसी न किसी कारणवश 9 बेचारी बहुएं आती हैं, जिन्हें वो अपने घर आसरा देती है। वो 9 बहुएं उनका बहुत ख्याल रखती हैं। देखते ही देखते नवरात्रि का 9वां दिन दस्तक देता है कि ममता अचानक कहती है, हे दुर्गा माँ, दूर दराज तक कन्या नहीं है, मैं कंजका कैसे खिलाऊं? अरे ममता, सारी कन्याएं कंजका खाने गई हैं, तो यहाँ कोई भी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ हमें 9 दिन में जो 9 बेटियां मिली हैं उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। हाँ, आप सही कहते हैं। मुझे दुर्गा माँ ने इन 9 दिनों के भीतर 9 देवी मैया दी हैं। मैं इन्हीं को कंजक खिलाऊंगी। ये कन्याएं 9 देवी का ही तो स्वरूप हैं। एक शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्र घंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धदात्री। आओ बहुओं, तुम सब यहाँ बैठ जाओ। ये कहते ही 9 बहुएं कतार में बैठ जाती हैं और ममता आरती गाती है। हाथ जोड़कर खड़ी हूँ तेरे द्वार, मेरी माँ पूरी कर दे मुरादे। इस बार मेरी माँ तेरी कंजक बिठाऊं, पूरी हलवा मैं खिलाऊं, तेरी जोत जलाऊं, लाल चुनरी चढ़ाऊं। आरती करती ही ममता 9 बहुओं को जैसे ही कंजक खिलाती है, तभी एक दिव्य रोशनी में वो 9 बहुएं 9 देवी के स्वरूप में बदल जाती हैं। ये देखकर गजोधर और ममता हाथ जोड़कर कहते हैं, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ममता, हमारे घर 9 देवी मैया प्रकट हुई हैं। प्रणाम 9 दुर्गे मैया। हम दिन दुखियारे बूढ़े बुढ़िया को दर्शन देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तुम दोनों की निष्ठा भाव को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। शुरू से लेकर अंत तक तुमने मेरी निष्फल सेवा भक्ति की है। मांगो, क्या वरदान मांगती हो? वह वरदान मैं दुर्गा तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप दूंगी। दुर्गा मैया, इस वृद्धावस्था में हम दोनों अपने बहू, बेटे और बच्चे को बहुत याद कर रहे हैं। उनके विरह वियोग में हम निष्दिन उसकी बाट जोहते हैं। हमारी बुढ़ापे की लाठी हमें मिल जाए तो और क्या चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। तुम्हारे बहू बेटे जो तुम्हें छोड़कर दूर दराज बैठे हैं, वह जल्द ही तुम्हारे पास लौटेंगे। धन्यवाद माता। ये कहते ही 9 देवियां अंतर्ध्यान हो जाती हैं। 1 महीने बाद विपिन का विदेशी कारोबार ठप हो जाता है और वो कंगाल हो जाते हैं। तो दोनों वापस अपनी माँ के पास किसी तरह जुगाड़ करके पहुँचते हैं और ममता के कदमों में गिरते ही विपिन और छाया कहते हैं, माँ, पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। हम आपको ऐसी अवस्था में छोड़कर चले गए, लेकिन हमारा सारा कारोबार डूब गया है। अब मैं यहीं रहकर आपकी सेवा करूंगा। हाँ माँ जी, मैं भी अब से आपकी ही सेवा में रहूंगी। कोई बात नहीं बच्चों, तुम वापस मेरे पास आ गए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दुर्गा मैया, आपने मेरे बच्चों को मेरे पास भेज दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन अपने माता पिता के बुढ़ापे की लाठी बनकर उनकी बहुत सेवा करता है। वो बूढ़े दंपत्ति माँ दुर्गा को इन खुशियों का श्रेय देना नहीं भूलते। न ही ममता उन 9 बहुओं को बिसार पाती है। विपिन के जाने के बावजूद भी उस सास की बूढ़ी आंखें इस आस से बाट चोहा करती थीं कि शायद वो 9 बहुएं उनके घर आ जाएं। इसी के साथ एक सास की 9 देवी बहुओं की कहानी यही अल्प विराम लेती है। ये थी माँ दुर्गा के 9 देवियों की महिमा की एक झलक। टमाटर उगाने वाली सास बहू। मंजूपुर के छोटे से गांव में हरिया नाम का आदमी रहता था। हरिया खेती बाड़ी करके अपना घर चलाया करता था, लेकिन वो बहुत गरीब था और इस बार उसकी खेती सही से भी हो पाई थी, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा खुश था। उसने खेती करने के चक्कर में कई सारा पैसा उधार भी लिया था और उसे अच्छे से खेती करके उसे चुकाना भी था। हरिया ने इस बार टमाटर की खेती की थी।
अरे क्या बात है, टमाटर की खेती तो सही से हो रही है। इसका मतलब इस बार मैं कर्जा सही समय पर चुका दूंगा। ऐसा सोचकर वो अपनी टमाटर की खेती करने के बाद घर लौट आता है। घर लौटने के बाद वो बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी रेखा से कहता है, अरे रेखा, क्या कर रही हो? जल्दी से मुझे खाना दे दो, बहुत जोरों से भूख लगी है। थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर शाम को जाऊंगा खेती पर। लेकिन घर में तो राशन खत्म हो गया था, जिसके चलते मैंने कुछ भी नहीं बनाया। हे भगवान, वैसे ही इतनी जोर से भूख लगी है। तुम जरा ठहरो, मैं लालू की दुकान से थोड़ा सा राशन लेकर आता हूँ। अरे लालू भाई साहब, मुझे 5 किलो आटा, 3 किलो चीनी और मिक्स दाल दे दो। तो पहला का जो उधार पैसा है उसको लौटाओ, उसके बाद हम तुमको यही राशन दूंगा। अरे लालू भाई साहब, हमारे टमाटर की खेती बहुत अच्छी हो रही है। इस बार मैं आपका पूरा का पूरा पैसा चुका दूंगा और साथ में थोड़े टमाटर भी फ्री दे दूंगा आपको। हरिया की ये बात सुनने के बाद लालू उसे राशन दे देता है, जिसके बाद हरिया राशन लाकर रेखा को देता है और कहता है, ये लो रेखा, अब खाने के लिए कुछ बना लो। और ये बताओ, अम्मा कहाँ गई है? अम्मा आती ही होंगी, पड़ोसी की एक औरत को बच्चा होने वाला है, इसलिए अम्मा वहीं गई है। रेखा की सास एक दाई माँ भी थी और गांव की औरतों के बच्चा पैदा करने में उनकी मदद करती थी। कुछ ही देर में उसकी सास कलावती भी आ जाती है, जिसके बाद रेखा जल्दी से खाना बनाकर अपने पति और अपनी सास को परोस देती है। सभी लोग खाना खाने के बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं और जैसे ही शाम होती है, हरिया खेतों की तरफ चला जाता है। इतनी मेहनत करने के बाद आखिरकार टमाटर की खेती ने अपना रंग दिखा ही दिया। बस भगवान करे इस बार टमाटर की खेती अच्छे से हो जाए। ऐसा कहकर वो अपनी एक खाट बिछाता है और वहीं लेट जाता है। देखते ही देखते जैसे ही रात गुजरती है और अगले दिन जैसे ही सवेरा हो जाता है, हरिया की आंख खुलती है। जैसे ही वो अपने खेतों की तरफ देखता है, वो हैरान रह जाता है। हे भगवान, ये क्या गजब हो गया! मेरी पूरी खेती बर्बाद कर दी, वो भी इस नील गाय ने। हे भगवान, ये तो बहुत ही गजब हुआ है। हरिया बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि नील गाय रात भर उसकी खेती तहस नहस कर देती है। अब मैं क्या करूंगा? अभी तो मुझे मुखिया के पैसे उधार चुकाने थे, दुकान वाले को भी पैसे देने थे और भी जो छोटे मोटे लोगों से कर्जा ले रखा था, सभी को चुकाना था। वो रोता हुआ घर वापस लौट आता है और घर आकर अपनी माँ कलावती और रेखा को टमाटर की खेती के बारे में बताता है। बहुत गजब हो गया है हमारे साथ। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं फांसी लगाकर मर जाऊं। शुभ शुभ बोलिए जी, कैसी बातें कर रहे हो? भला ऐसी बातें करके आपको क्या मिल रहा है? भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे भगवान पर ही तो भरोसा रखा था, तभी तो ऐसा कुछ हो गया। तभी उसके घर गांव का मुखिया पहुंच जाता है, क्योंकि मुखिया को हरिया के खेती बाड़ी खराब होने की खबर पहुंच जाती है। अरे ओ हरिया के बच्चे, अरे कहाँ छुपा बैठा है? जल्दी से बाहर निकाल। जैसे ही हरिया बाहर आता है, उसके सामने मुखिया खड़ा होता है, जिसे देखकर हरिया का मुंह नीचे हो जाता है। अबे मुंह क्यों लटका रहा है? तूने मुझसे इतना सारा कर्जा तो ले लिया, अब चुकाएगा कैसे? देख, तेरी खेती तो बर्बाद हो चुकी है, अब मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। हाँ मालिक, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा मालिक। देख, मैं तुझे केवल 1 महीने का समय दे रहा हूँ। अगर तूने मेरा पैसा चुकाया नहीं तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तूने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ऐसा कहकर मुखिया वहाँ से चला जाता है। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है। अब तो मुखिया हद ही पार कर देता है। जब भी हरिया उसे नजर आता है, वो अपने गुंडों को भिजवा कर हरिया की खूब पिटाई करवाता है। बेचारा हरिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अपने पति की ये हालत देख रेखा से रहा नहीं जाता और वो अपनी सास कलावती से कहती है, माँ जी, शादी के समय आपने मुझे बहुत सारे गहने दिए थे, वही दूसरी तरफ मेरी माँ ने भी मुझे कुछ गहने दिए थे। देखिए, ये सब वही गहने हैं, मैंने इन्हें अच्छे से संभाल कर रखा था मेरे पास। एक आइडिया है। बता बहू, तेरे पास क्या आइडिया है?
हम इन सभी गहनों को बेचकर खाद लेकर आएंगे। और मैंने YouTube पर देखा था कि कम खाद में अच्छी फसल कैसे उगाई जाती है। लेकिन बहू, हम दोनों अकेले टमाटर की खेती कैसे करेंगे? इस समय तो टमाटर की खेती ही हो पाएगी। अरे माँ जी, मैं हूँ ना। वैसे आपको मैं बता दूँ, मैंने पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है और मुझे अच्छे से पता है कि कम खाद में अच्छी खेती कैसे की जाती है। कलावती अपनी बहू के ऊपर भरोसा करती है, जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर टमाटर की खेती करना शुरू करती हैं। दिन रात टमाटर की खेती करने के बाद वो बहुत अच्छी फसल उगाती हैं। देखते ही देखते टमाटर की फसल उगने लगती है, जिसे देखकर रेखा और कलावती बहुत खुश होती हैं। आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई। अब हम इस टमाटर की खेती के चलते अपनी सभी परेशानियों को दूर कर पाएंगे माँ जी। हाँ बहू, तूने सही कहा था। कम खाद में भी खेती अच्छी हो सकती है। और फिर मुखिया के जो गुंडे मेरे बेटे हरिया के पीछे पड़े हैं, अब हमें उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा। चल बहू, अब हमें घर चलना चाहिए। नहीं माँ जी, आज की रात अपने खेत में ही रुकना चाहती हूँ। रेखा के दिमाग में कुछ तो चल रहा होता है, जिसकी वजह से वो रात को अपने खेतों में रुक जाती है। और आधी रात के समय अचानक से उसे चारों तरफ एक हलचल सी महसूस होती है, जिसके बाद वो देखती है कि मुखिया के कुछ गुंडे खेतों के आसपास मंडरा रहे हैं और वो खेतों में कुछ डालने लगते हैं। रेखा तुरंत अपना फोन निकालती है और वो फोन से उनकी वीडियो शूट कर लेती है, जिसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाकर गांव के सभी लोगों को बुला लेती है और उनसे कहती है, देखिए गांव वालों, ये सब क्या हो रहा है? ये जो हमारे गांव का मुखिया है, ये तुम लोगों को कर्जा देता है और उसके बाद तुम सभी लोग उन पैसों को अपनी खेती बाड़ी में लगा देते हो, जिसके बाद मुखिया तुम्हारी खेती अच्छी होने के बाद खेती में कीटनाशक कीड़े छोड़ देता है और ये नीलगाय भी, ताकि तुम सबकी खेती बर्बाद हो जाए और वो तुमसे डबल कर्जा निकलवा सके। ये इसकी चाल है। रेखा की बात सुनकर गांव के सभी लोग हैरान रह जाते हैं, जिसके बाद गांव के सभी लोग रेखा के साथ मिलकर पुलिस में मुखिया के खिलाफ कंप्लेन कर देते हैं। उस दिन के बाद से मुखिया को जेल हो जाती है और गांव के सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोनों सास बहू हरिया के साथ मिलकर टमाटर की खेती करती रहती हैं। कुछ ही समय में टमाटर की खेती से उन्हें बहुत ज्यादा मुनाफा होता है, जिसके चलते उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती है। काली और गोरी बहू में भेदभाव। काजल अपने पिता भूपेंद्र के साथ एक कच्चे मकान में रहती थी। उसके पिता की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। ऊपर से काले रंग को लेकर गांव के लोगों की कड़वी बोली उसके जख्मों को कुरेदती रहती थी। एक बार भूपेंद्र की तबीयत बेहद बिगड़ जाती है, जिसे देख काजल स्तब्ध रह जाती है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपको अस्पताल ले चलती हूँ। वो सभी से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन मदद करना तो दूर, सभी उसके काले गहरे रंग के चलते उसे दुत्कार देते हैं। वो हिम्मत जुटाकर अपने बीमार पिता को अस्पताल लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर भूपेंद्र की जांच करके कहता है, डॉक्टर, पिताजी ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, इनकी हालत बेहद नासाज है, कुछ कह पाना मुश्किल है। भूपेंद्र का बरसों पुराना दोस्त उसके बिगड़े स्वास्थ्य की खबर सुनते ही अस्पताल दौड़ा दौड़ा चला आता है। बापू, ये सब क्या हो गया मेरे यार? सत्या, तू आ गया। देख, मैं तेरे लिए तेरी मनपसंद खोए की गुजिया लाया हूँ। चल जल्दी से ठीक हो जा, फिर मिलकर बांटकर गुजिया खाएंगे। सत्या, मेरी जिंदगी का सफर सिर्फ यहीं तक है। वादा कर कि तू मेरी बेटी का घर बसाएगा। तू चिंता न कर मेरे दोस्त, मैं तेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाऊंगा। ये तेरे लंगोटिया यार का वादा है। बेटी के ब्याह का बोझ उतरते ही भूपेंद्र हमेशा की खातिर आंखें मूंद लेता है, जिसे देख काजल फूट फूट कर रोती है। सत्यनारायण उसे अपने घर ले आता है, जहां उसकी पत्नी शारदा कहती है, अरे इस अमावस के चांद को हमारे घर में अंधेर करने को क्यों उठा लाए हो? काजल इस घर की होने वाली छोटी बहू है। क्या? अरे बुढ़ापे के असर में होश खो बैठे हो क्या? मैं इस नकुशा को कभी भी अपनी बहू नहीं बनने दूंगी।
मेरी बड़ी बहू चमकते हीरे के जैसी और छोटी बहू काले कोयले के जैसी, ये मेल कभी नहीं बैठेगा। मैंने अपने मरते दोस्त को वादा किया था, सत्यनारायण का उसूल है प्राण जाए पर वचन न जाए। पिताजी, आप जबरन मुझ पर इस काली स्याह से शादी करने का बोझ नहीं थोप सकते। ये शादी होकर रहेगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। सत्यनारायण का उखड़ा हुआ स्वभाव देखकर सभी की बोलती बंद हो जाती है। अगले दिन काजल और कौशल की शादी होती है। शादी की रात कौशल अपने गुस्से का गुबार काजल पर निकाल कर कहता है, सुन ले ओ काली चाय, भले ही तू जबरन मेरे गले पड़ गई है, लेकिन तेरे और मेरे बीच कोई रिश्ता कायम नहीं हो सकता। ऐसा मत कहिए, अग्नि के 7 फेरे लेकर आपने मुझे अपनी अर्धांगिनी बनाया है। ये शादी मेरी मजबूरी थी। अगर मैं तुझे ब्याह नहीं रचता तो पिताजी मुझे घर से बेदखल कर देते। तू सिर्फ मेरी जिंदगी में लगा ग्रहण है। ये सुनकर काजल जैसे टूट कर बिखर जाती है और अपने पति के पैरों में गिरकर रोने लगती है। मुझे हमेशा से भाभी जैसी सुंदर लड़की की चाह थी, तेरा मेरा कोई मेल नहीं। कौशल कसाई की तरह उसे झकझोरते हुए दूर फेंकता है और अपना बैग उठाकर चल देता है। तभी उसकी भाभी दबे पांव उसके हाथों में नोटों के बंडल थमाकर कहती है, ये लो देवर जी, कुछ दिनों की बात है, जैसे ही इस काजल का काला साया इस घर से दूर होगा, मैं आपको खबर कर दूंगी। शुक्रिया भाभी, आपको मेरी कितनी चिंता है। कौशल की भाभी सोनारिका को अपने गोरे रंग का काफी गुमान था। दरअसल काजल के प्रति भी कौशल के मन में फूट डालने वाली सोनारिका थी। इतने वक्त से मैं अपनी छोटी बहन के आने का रास्ता बना रही थी, लेकिन इस काजल ने काली बिल्ली के जैसे मेरी बहन का रास्ता काट दिया। मैं इसका जीना दुश्वार कर दूंगी। रात भर रोने के चलते काजल की आंखें लाल पड़ जाती हैं। तभी आधी रात सोनारिका चाल चलते हुए कहती है, कल तुम्हारा इस घर में पहला दिन है। माँ जी को सवेरे मीठी चाय पीने की आदत है। काजल तड़के सवेरे उठकर साफ सफाई खत्म करके नहा धोकर मंदिर में पूजा पाठ करती है। तभी उसका ससुर सत्यनारायण कहता है, कितने अरसे बाद इस घर में शंख की गूंज सुनी है। सच में बहू, तेरे आने से इस घर में 4 चांद लग गए हैं। अगर इस अंधेरी रात के तारीफों के बखान खत्म हो गए हो तो सुनो काली कामचोर, जाकर चाय बना। काजल हंसी खुशी चाय बनाकर सभी को चाय परोसती है। जैसे ही शारदा चाय का घूंट अपने गले से उतारती है तो भद्दा सा मुंह बनाकर कड़वे अंदाज में कहती है, बेड़ा गर्क हो तेरा नासपीटी। अरे ये चाय है कि चाशनी? पूरा डिब्बा उलट के रख दिया है इसमें। माँ जी, चीनी तो मैंने 90 तुले हाथ से डाली थी। जिठानी जी ने कहा था कि आपको मीठी चाय भाती है। अरे मैं भला ये जानते हुए भी सासू माँ को मधुमेह है ऐसा क्यों कहूंगी? नासपीटी करमजली, झूठ बोलती है। ठहर जा, अभी तेरी हेकड़ी निकालती हूँ। गुस्से में बौखलाकर शारदा गरम चाय की प्याली काजल के हाथों पर उड़ेल देती है, जिस कारण उसके हाथों पर गहरे छाले पड़ जाते हैं। माँ, मेरा हाथ। काजल दौड़कर कमरे में जाती है। इधर क्रूर सास बहू धीमे से ठहाके लगाकर कहती हैं, सासू माँ, आपकी तो दाद देनी पड़ेगी। क्या रंग जमाया आपने? ये तो महज एक शुरुआत है। बड़ी बहू, इस काली सियाही पर तो मैं इतने जुल्म ढाऊंगी कि इसकी रूह भी कांप उठेगी। नन्ना मुन्ना चोरी छिपे ट्यूब लेकर काजल के कमरे में आता है। चाची, हाथ आगे लाओ, आपको चोट लगी है ना? मुन्ना काजल के घाव पर दवाई लगाता है। ये देख काजल के दिल में मुन्ने के लिए प्यार उमड़ आता है। तभी सुनील कहता है, खबरदार, जो आपने काले भद्दे हाथों से मेरे बेटे को छुआ तो चल मुन्ना। काजल के काले रंग के चलते ससुराल में हर दिन उसकी खातिर अग्नि परीक्षा की कसौटी होती थी। सास से लेकर जेठ जिठानी तक उसके कामों में कमी निकालकर उसको जली कटी बातें सुनाते थे। क्यों भगवान, तूने मुझे ये गहरा काला रंग देकर भेजा ही क्यों? सुहागन होते हुए भी पति का सुख नहीं, और ससुराल मेरे लिए शासन का केंद्र बनकर रह गया है। बहू, तू ऐसे छोटी सोच वाले लोगों से हार नहीं मान सकती, क्योंकि तू इस पिता की नजरों में हीरा है। मैं 2 दिन की खातिर बाहर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। सत्यनारायण के घर की दहलीज पार करते ही सभी काजल पर अत्याचार का पहाड़ ढाने लगे थे। सुनो मेरी कोयला खदान, मेरी नकूशा बहू, अपना ये बोरिया बिस्तर उठा और चलती बन। घोई क्या रही हो? अब तुम्हारे मसीहा यानी कि ससुर जी भी तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। माँ जी, लड़के की डोली उसकी मायके से उड़ती है और ससुराल से उसकी अर्थी। मैं ये घर छोड़कर कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाकर मर,
लेकिन अपना ये काला साया लेकर दफा हो जा। माँ जी, मैं इस घर की दहलीज को पार नहीं करूंगी। आप चाहे मुझ पर कितने भी जुल्म ढालो। काली कमली कुरूपा, ठीठ बना दिखाती है। शारदा सींक वाली झाड़ू उठाकर काजल को खूब मारती है और सोनारिका उसका हाथ मरोड़कर घर से खदेड़कर बाहर फेंक देती है। काजल के लाख मिन्नत के बाद भी वो दरवाजा नहीं खोलती। काजल एक मंदिर की सीढ़ियों पर रात भर बैठकर खुद को कोसती है। सवेरा होते ही सत्यनारायण घर आ धमकता है। मुन्ना उसे सारा कच्चा चिट्ठा बता देता है। गुस्से से तिलमिलाया सत्यनारायण सभी पर बरसते हुए कहता है, अरे कसाईयों, जितना बुरा बर्ताव तुमने उस भोली भाली लड़की के संग किया, वैसा तो कोई जानवर के साथ भी नहीं करता। तुमने सिर्फ उसकी चुप्पी का फायदा उठाया है। सत्यनारायण की फटकार उन सभी का सिर नीचे कर देती है। हर दिन के साथ अब उन्हें भी काजल की कमी खलने लगती है। वो कई जगह उसकी तलाश करते हैं, मगर काजल का कोई अता पता नहीं चलता। एक रोज वो सभी मंदिर पहुंचते हैं। माँ, तू तो जगत जननी है। मेरी बहू पता नहीं कहाँ किस हाल में होगी, उससे मिलवा दे माँ। अचानक से सोनारिका की निगाह मंदिर की सीढ़ियां धो रही काजल पर पड़ती है। माँ जी, वो देखिए काजल। सभी दौड़ते हुए काजल के पास आकर कहते हैं, बहू, मुझे माफ कर। तेरे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुझ पे कितनी ज्यादतियां की है। सारी फसाद की जड़ मैं हूँ। अगर मैंने काले गोरी रूप के भेदभाव को हवा नहीं दी होती तो घर कभी बिगड़ता ही नहीं। अपना बड़ा भाई समझकर मेरी भी भूल चूक को माफ कर दो काजल। बस कीजिए, आप सभी मुझसे उम्र में बड़े हैं। ऐसे हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा न कीजिए। मेरे दिल में आपके खातिर कोई गुबार नहीं। देर से ही सही, इन्हें समझ तो आया कि इंसान सूरत से नहीं सीरत से सुंदर होना चाहिए। अंत में कौशल को अपने किए पर पछतावा होता है और वो घर लौट आता है। इस तरह अंत में काजल को उसके हिस्से की खुशियां मिल ही जाती हैं।